जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो फिजिक्स के अगले लेक्चर में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के फिजिक्स के अगले लेक्चर में हम लोग इंटर करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। गोलीय दर्पण इंग्लिश बोलते हैं एस्फेरिकल एस्फेरिकल मिरर। क्या है एस्फेरिकल मिरर? तो एस्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो कहते हैं कि वैसा दर्पण वैसा दर्पण जिसका वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह किसी प्रवर्तक सतह किसी खोखले प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का किसी खोखले गोले का भाग होता है। किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण दर्पण कहते हैं। जैसे आप गेंद देखे हैं? गेंद, अब गेंद क्या होता है अगर ध्यान से देखें तो गेंद इस टाइप का होता है ना। बीच वाला हिस्सा क्या होता है? खाली होता है। तो अगर हम इसको काट दो दो हिस्सों से ना, तो मतलब इसके अगर इस सरफेस को हम क्या कर दे, प्रवर्तक सतह बना दे, तो ये क्या हो जाएंगे? गोलीय दर्पण हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ये देखिएगा, वह वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, किसी खोखले गोला का क्या हो, भाग हो। तो चलिए, तो मानिए ये कोई क्या है, गोला है, स्फीयर है, ठीक है। इसको हम बीच से ऐसे काट दो, है ना जी। मानिए काटेंगे तो कैसा बनेगा? एक ऐसा बनेगा, है ना। एक ऐसा बनेगा और दूसरा एक ऐसा बनेगा, है ना। एक बार हम क्या करें, इधर से पॉलिश कर दें, है ना, और इधर वाला क्या कर दे, प्रवर्तक सतह बना दें। एक बार क्या करें कि अंदर वाले को पॉलिश कर दें और बाहर वाले को क्या कर दे, प्रवर्तक सतह बना दें। यानी कितनी कंडीशन जनरेट होगी? दो। यानी अगर हम बात करें गोलीय दर्पण के प्रकार की, गोलीय दर्पण के प्रकार के दर्पण के प्रकार गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होता है ना। गोलीय दर्पण का प्रकार क्या होता है, ध्यान से सुनिए। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो, क्योंकि यहाँ कितने केस जनरेट हो रहे हैं? दो। इसलिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। पहले को बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब बात आती है कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए, उत्तल मतलब उठा हुआ, क्या? उठा हुआ, यानी वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो, यानी उभरा हुआ हो। क्या हुआ हो? उभरा हुआ हो, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ हो। जैसे मानिए ऐसा है, तो हम इधर क्या कर दे, अंदर की तरफ पॉलिश कर दे, और बाहर वाला क्या कर दे, प्रवर्तक सतह बना दे। ध्यान से देखिए, ये उठा हुआ है कि नहीं है, और इधर ये धंसा हुआ है, क्योंकि ये गोले का भाग था, और इधर वाला धंसा हुआ है, इधर वाला क्या है, बाहर उठा हुआ है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है? अगर इसको हम पॉलिश कर दें अंदर वाले को, और बाहर वाले को क्या कर दे, प्रवर्तक सतह के रूप में बना दे, तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ, उठाया, उभरा
उभरा हुआ हो उसे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें हम कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए ये ऐसा बनाएंगे, है ना, और इधर वाला क्या कर देंगे? पॉलिश। चलिए ऐसे बना देते हैं ताकि हमको मिल जाएगा बनाने के लिए अच्छा होगा। और अंदर वाला क्या कर दें? पॉलिश कर दें। तो देखिए इसका ये प्रवर्तक सतह है, तो इसका प्रवर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है कि नहीं है? उठा हुआ है ना। तो इसलिए हम कहते हैं उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इतना नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ जगह है, यही लिख देते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या कहते हैं? कहते हैं वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ, धसा हुआ हो उसे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। से अवतल दर्पण कहते हैं। अब क्या हो? इसका प्रवर्तक सतह क्या हो? धसा हुआ, यानी ये कुछ इस शेप का होगा। ये बाहर वाला क्या होगा? पॉलिश होगा, ठीक है, और अंदर वाला इसका ये क्या होगा? प्रवर्तक सतह होगा। ठीक है, प्रवर्तक सतह। चलिए इतना नोट करिए, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इरेज करते हैं इसको। इरेज कर दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा हेडिंग है, अगला हमारा हेडिंग क्या है? तो देखिए अब जिस गोलीय दर्पण को हम पढ़े ना, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, कुछ डिफिनेशन होती है, कुछ टर्म या पद कह लीजिए, वो होते हैं जिनको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग क्या होगा? गोलीय, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित, संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं, परिभाषाएं। ठीक है, कुछ पदों की परिभाषाएं। ठीक है, सम डिफिनेशन रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर। चलिए क्या हेडिंग है हमारा? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। गोलीय दर्पण अभी कैसे बनाया हम लोगों ने? तो ध्यान से, या तो ये ऐसे बना था और नहीं तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, है ना जी। ये एक बार ये पॉलिश हमने किया था, चलिए एक बार ये पॉलिश कर दिया हमने, है ना, और एक बार क्या पॉलिश करेंगे? अंदर वाला पॉलिश करेंगे। देखिए अगर हम इसमें से एक लाइनिंग खींचे, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ कुछ बनता है, यहाँ एक सेंटर बनता है। सेंटर कैसे बनता है? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बोले कि गोलीय दर्पण क्या था? किसी खोखले गोला का, किसी खोखले गोला क्या था? ये भाग था। तो एक गोला क्या क्या जनरेट करता है? ध्यान से देखिए, जो गोला होता है, मानिए एक गोला था, है ना,
इस गोले में क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है ना, एक सेंटर पॉइंट होता है केंद्र, दूसरा केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी होती है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, है ना, त्रिज्या हो कहते हैं। तो अब ये सब चीज भी इसमें आएगी, और फोकस क्या होता है, ये सब रिलेटेड इससे टर्म होते हैं। अब उसी को हम क्या करना है, चलो पढ़े। तो सबसे पहले इसमें टर्म जो आता है वो कहीं हुई भी चीज केंद्र से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो टर्म आता है उसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब बात आती है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देखिए कहते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का ये भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण जिस इस खोखले खोखले गोले का, खोखले गोले का, गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए ये गोलीय दर्पण हो गया, और एक गोलीय दर्पण का मानिए, गोलीय दर्पण कैसे, देखो ध्यान से देखो, तो ये गोलीय दर्पण का था ऐसे, तो ये गोलीय दर्पण का था, इसका मानिए सेंटर यहाँ है, केंद्र ये है, तो इसके इस केंद्र को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसा ही चीज होगा, है ना। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसका गोला वाला हिस्सा अंदर अंदर के साइड है ना, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, वक्रता केंद्र। ध्यान से देखिए, ये था हमारा अवतल दर्पण जिसका धसा हुआ हो, इसे अवतल दर्पण, और इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए चूंकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसे किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। लिखेंगे जिसे, जिसे सी से सूचित किया जाता है, जिसे सी से सूचित सूचित किया जाता है। ठीक है, जिसे किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। चलिए लिखिए, लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी जिस का ये क्या था, जिस गोलीय दर्पण का केंद्र था, ये जिस गोलीय दर्पण से बना हुआ था, उसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। चलिए अगला है हमारा क्या, तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ कट कर रहा है, ये आगे जाके यहाँ कट करेगा, इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब ध्रुव को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, ध्रुव। एक मिनट मैं मार्कर चेंज करूँ क्या, चलिए तो देखिए अगला हमारा क्या था, ध्रुव, यानी ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, ध्रुव था। ठीक है, तो चलिए अब उसे क्या कहेंगे, कहते हैं गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, दर्पण के ज्यामितीय, ज्यामितीय केंद्र को, ज्यामितीय केंद्र को, केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पी, पोल। क्या कहते हैं, पोल। इसलिए इसे इंग्लिश में सूचित किससे किया जाता है, तो जिसे, या इसे लिख लीजिए, इसे पी से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। लेकिन एक चीज आता है कि सर ये तो समझ ही में नहीं आया,
कि ज्यामितीय केंद्र बिंदु क्या है। तो ध्यान से देखिए, हमने ये गोलीय दर्पण बना है और इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है, वही क्या कहलाता है, ध्रुव का। देखिए इसका ये मध्य बिंदु है, बीच वाला हिस्सा, एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव, ध्रुव कहलाएगा। चलिए अब अगला हमारा क्या होता है, तो इन दोनों को नोट करिए, ठीक है। उसके बाद हम अभी आगे पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फिर से हम पढ़ने वाले हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ये भी बच्चे, अगला हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो लाइन मैच करती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कहते हैं क्या, कि वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा तथा ध्रुव को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली, मिलाने मिलाने वाली, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली, ये अगर सीधे इधर खींचे तो इधर तक जाएगी, और इधर खींचे तो कहाँ तक जाएगी, इधर। सेम इसमें भी दिख रहा है ना। चलिए अब पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके, ठीक है। नोट करिए, चलिए नोट कर लिए आपको। अब हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। चित्र नहीं इरेज करेंगे, बस ये चीज इरेज करेंगे। अब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, अच्छा तीसरा नंबर है, चौथा। देखिए आगे हम बढ़े, है ना। अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अब द्वारक क्या होता है ना। द्वार से याद आ रहा है, हाँ द्वार अंगना, बाहर वाला हिस्सा, है ना, ऐसा नहीं है। दर्पण का द्वारक, तो देखिए कहते हैं दर्पण का जो चौड़ाई होता है ना, मतलब जितना इसका मुंह खुला होता है, ओपन होता है ना। जाहिर सी बात है, घर में हम जो दरवाजा ओपन रखते हैं मेन डोर के रूप में, उसे द्वार बोलते हैं, है ना। तो दर्पण का द्वारक यानी दर्पण का द्वार, दर्पण का द्वार क्या होगा, जो उसका मुंह खुला है ना, जो एंट्री करने का पॉइंट होता है उसी तो द्वार बोलते हैं, जो एंट्री पॉइंट करता है। मानिए आपके पास एक घर है ना, मानिए क्या है, घर है, और इस घर में जो ये एंट्री वाला पॉइंट है, आप इससे एंट्री करते, इसी द्वार कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वैसे जहां से प्रकाश इंटर करे, क्या करे, इंटर करे, प्रवेश करे, इंटर मतलब प्रवेश करे, तो जहां से प्रकाश क्या करता है, दर्पण के मतलब जो गोलीय दर्पण होता है ना, उसमें जो प्रकाश प्रवेश करता है, उसी के द्वारा क्या होता है, द्वारक बोलेंगे। सीधा सी बात है कि जितने हिस्से में क्या हो जाए, या तो प्रकाश का प्रवर्तन हो, या जितने हिस्से पर प्रकाश पड़े और उस प्रकाश जितना पड़े उसको वो क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, वही क्या कहलाता है, उसका द्वारक कहलाता है ना। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं गोलीय, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के चौड़ाई को, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का, दर्पण का द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। या एक और डिफिनेशन इसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि दर्पण का वह हिस्सा जितने जहां से क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, या दर्पण का वह सतह या वो हिस्सा जहां से प्रकाश का क्या होता है, प्रवर्तन होता है, क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखिए यहां से यहां तक ही प्रकाश का प्रवर्तन है, तो मानिए इसे एम मान लिया, और इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया M1, और ये क्या हो गया M2, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ये M1 हो गया, और ये क्या हो गया M2, ठीक है। तो क्या लिख सकेंगे कि चित्र में, चित्र में क्या, M1 M2 क्या है, M1 M2 दर्पण का क्या है, द्वारक है, ठीक है।
अब आते हैं सर आपने M1 M2 क्यों ना माना, तो M से मिरर होता है, चूंकि मिरर का ही है, दर्पण का ही, तो इसलिए M1 M2 मानना आसान होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें कुछ और ही चीज दिखाई दे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे भाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच के दूरी को, बीच के दूरी को, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसे किससे सूचित करते हैं, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, से कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। तो देखिए, क्योंकि ये वक्रता केंद्र और ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहां से और यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको इरेज किया जाए। चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए, अब एक बात समझिए, थोड़ा इसको इरेज करके दोबारा बनाते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। अब हमको पढ़ना है मुख्य फोकस क्या होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो होते हैं दर्पण, तो दोनों के दो फोकस दूरी होंगे। ठीक है, फोकस दूरी नहीं, मुख्य फोकस में होंगे और फोकस दूरी होंगे। तो देखिए, इस साइड हम बनाते हैं अवतल दर्पण, कैसे बनाते हैं, अवतल दर्पण। इधर क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, और इस साइड हम बनाएंगे उत्तल दर्पण, कैसे बनाएंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, और इधर क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने ये चीज पढ़ा, इसे मुख्य फोकस कहेंगे, ये ध्रुव होता है, ठीक, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ बना लीजिए थोड़ा, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सेम फिनोमेना इसमें भी है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ये आर हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया हमारा, कैपिटल आर हो गया, ये सी है। ठीक है, अब देखिए, जब उत्तल दर्पण से, किससे, मतलब अवतल दर्पण में जब प्रकाश पड़ता है ना दर्पण में, तो प्रकाश जब पड़ता है ना, ये किसी एक बिंदु पर मिलता है, वास्तव में क्या करता है, मिलता है। ठीक है, जैसे मानिए इधर से प्रकाश गया, ये यही मिला, फिर इधर से मानिए गया, यार को हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चित्र भी बनाना है, ऐसा बना, और ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसा समझिए, यहाँ सब जाकर मिल रहा है ना। देखिए यहाँ पे जहाँ पे मिलता है ना, इसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। यानी अवतल दर्पण में जब प्रकाश पड़ता है, तो प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें आके, प्रकाश की किरणें आके मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो हमारा इधर हेडिंग क्या था, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं, कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो कहते हैं
अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, किरणें प्रवर्तन के पश्चात, प्रवर्तन के पश्चात, पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उसे, उसे अवतल दर्पण का, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जब इसके सामने कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो एक जगह कलेक्ट कर दे रहा है, इकट्ठा कर रहा है ना एक जगह पे। तो जब कोई चीज एक जगह इकट्ठा होती है ना, तो उसे अभिसारी कहते हैं। याद रखिए, मैंने जब लेक्चर 1 पढ़ाया था आपको प्रकाश का प्रवर्तन, तो उसमें बताया था कि जब कहीं अगर कहीं से निकलती हुई किरणें एक जगह आप आकर इकट्ठा होने लगे, कलेक्ट होने लगे, तो उसे अभिसित कहते हैं। अभिसित मतलब अंदर की ओर, अभिसित मतलब अंदर की ओर। यानी इसी कारण इसको अवतल दर्पण को हम लोग, याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो पूछ ही देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि बताइए निम्नलिखित में अभिसारी दर्पण कौन सा। ठीक है, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसमें। देखिए, इसमें जब क्या होता है कि जब इसमें प्रकाश पड़ता है ना, मान लीजिए पड़ा और यहाँ से इधर निकल गया, है ना। इसमें सब लाइनें बना दे, मैंने लाइनें भूल गया, पता कैसे चलेगा किधर से आ रहा है किधर को जा रहा है ना। ठीक है, तो मानिए इधर प्रकाश पड़ा और यहाँ से किधर गया, इधर निकल गया। फिर से मानिए आया यहाँ से और यहाँ से आकर ये इधर निकल गया। ठीक है, इधर निकल गया। फिर से मानिए नीचे से ऐसे आया और यहाँ से ऐसे चला गया। मानिए यहाँ से आया, यहाँ से आकर ऐसे चला गया। अब देखिए, ये मानिए ऐसा कहीं आके मिलेगा, मान लेते हैं ये ऐसा कहीं आके मिलेगा, फिर ये ऐसा मिलेगा और ये भी आगे कहीं ऐसा इस बिंदु पर मिलेगा। तो जहां पे मिलेगा ना, तो मिलते हुए प्रतीत होगा, उसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो अब आता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल, जैसे देखिएगा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पूरा पूरा। उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण का क्या हमको पढ़ना है? तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस पढ़ना है हमको। ये दर्पण यहाँ लिख देते हैं, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस। ठीक है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो कहते हैं कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रवर्तन के पश्चात आती प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण में आती प्रकाश की किरणें या आपतित किरण कह सकते हैं, आती प्रकाश की किरणें, किरणें प्रवर्तन के पश्चात, प्रवर्तन के पश्चात, पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, बिंदु पर मिलती ही प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, होती है, उसे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी आती प्रकाश की किरण प्रवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई है ना, इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। याद रखिएगा कि मुख्य फोकस को उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण में, दोनों को किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं?
एफ से दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, अब देखिए इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी ये क्या करता है, ये किरणों को क्या रहा, ध्यान से देखिए तो ऐसे लगेगा आपको ये जाती हुई यहाँ से जा रही है, ऐसा लग रहा है ना कि जा रही है यहाँ से। एक्चुअली यहाँ से नहीं दिखाएगा, दिखाई देगा कि यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, यानी ये किरणों को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो जो फैलाने का काम कर रहा था उसे क्या बोलते हैं, अपसारी। अप मतलब क्या करे, उठे ऊपर की ओर, कहाँ उठे, ऊपर की तरफ उठे। तो जब ऊपर की उठे उठता है तो क्या बोलते हैं, अपसारी किरण। तो इसलिए क्या कहलाएगा, अपसारी दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपसारी दर्पण। एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए फोकस दूरी बताने के तो कई जगह ही ना है, चलिए कोई बात नहीं, समझिए। अब देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, हमारा एक और हेडिंग है क्या, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस जब हम पढ़ लिए तो अब हमको फोकस दूरी पढ़ना है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं डिफिनेशन को, उसके बाद मुख्य जो हमारा है फोकस दूरी उसको पढ़ते हैं। चलिए नोट करिए, उसके बाद इरेज करते हैं इसको। चलिए अब नोट कर लिए मुझे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज इसमें बताना भूल गया, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो उत्तल दर्पण का फोकस है ना, अवतल दर्पण का जो फोकस है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस क्या है, दर्पण के सामने, जबकि उत्तल दर्पण का क्या है, दर्पण के पीछे। ऑब्जेक्टिव में एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अवतल दर्पण पूछ देता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, दोनों में से कोई नहीं, मतलब दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इसको, तो फोकस दूरी को पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए फोकस दूरी पढ़ते हैं। जी लाइन मैंने बनाया था भाई, अलग करने के लिए, ध्यान से देखिए। अब हमको पढ़ेंगे तो ये अवतल दर्पण था हमारा, है ना, क्या था, अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण को देखो, देखेंगे तो अवतल दर्पण में हम क्या देखने वाले हैं, अवतल दर्पण में हम देखने वाले हैं फोकस दूरी। याद रखिएगा, इसमें भी फोकस दूरी देखेंगे, उस वाले में भी फोकस दूरी देखेंगे। इसी को फोकसांतर भी कहते हैं, फोकसांतर भी कहते हैं, इसी को फोकस दूरी भी कहते हैं। कहते हैं मुख्य फोकस, डिफिनेशन दोनों का सेम है। अगर अवतल में है तो अवतल दर्पण का मुख्य थी फोकस दूरी, और उत्तल में है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। तो कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के, ध्रुव के बीच की दूरी को, बीच के दूरी को, दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। किसके किसके बीच की दूरी को, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए मुख्य फोकस हमारा ये है ना, और यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिएगा, लिखिएगा इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अच्छा सा इमेज बनाते हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए पहले इसमें समझ लेते हैं, फिर अच्छा से इमेज बनाएंगे। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। देखिएगा क्या कहा मैंने, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, तो मुख्य के दूरी के बीच यही है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, तो हमने क्या करेंगे, इसी को फोकसांतर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फोकसांतर भी कहते हैं। अब बात आती है कि एक चीज देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर तो आते हुए प्रतीत हो रहा है दर्पण के पीछे है, और दर्पण के पीछे कोई भी इमेज बन रहा था तो हम समतल दर्पण से जानते हैं कि वो आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। और जो दर्पण के सामने बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। यानी यहाँ क्या फोकस दूरी में भी अंतर होने वाला है, तो जी हाँ बिल्कुल अंतर होने वाला है। तो इसका जो फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए हमने ये चीज पढ़ लिया। अब हम लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक फ्रेश इमेज बनाकर मैं सब बता दे रहा हूँ क्या क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर को अब स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए। एक फ्रेश इमेज बना रहे हैं पूरा दोनों का। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, ऐसे ऐसे खींच देना है, करना है क्या, एक बार इधर पॉलिश कर दीजिए, डिचिक डिचिक कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, है ना। और एक बार इधर डिचिक डिचिक कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, मतलब उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। सेम चीज, इसे क्या बोलेंगे, ध्रुव, इसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। दर्पण से परिवर्तन के पश्चात जहां पर किरणें आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। अगर प्रतीत हो रही है तो उत्तल दर्पण, और मिलती है यानी क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है कि फोकस और ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत, बात समझा दोनों के लिए। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब जो इसका मुख था ये M1 और M2, ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, और अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।